तो दोस्तों मैंने अभी तक देखा हम लोगों ने 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है और उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। तो दोस्तों मैं हूँ अर्पित, आप देख रहे हैं स्टडी वैम चैनल। चलिए शुरू करते हैं आगे की सीरीज़ को। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डिटेल डिस्कशंस के वीडियो शेयर करें ताकि और लोगों की मदद हो सके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8 से। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनल वर्किंग ऑफ अ कंपनी कंटेंट इन। तो इंटरनल मैटर्स जो हैं आपके आर्टिकल्स में दिए रहते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसको AOA भी बोलते हैं। अगर आर्टिकल्स नहीं होते हैं, किसी भी कंपनीज ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर नहीं किया है तो टेबल ए है। टेबल ए है कंपनी एक्ट में। आपको बता दूं कि 1956 का जो कंपनी एक्ट है अब रिप्लेस कर दिया गया है और 2013 आ गया है। इसमें जो भी बैलेंस शीट्स पहले बनते थे 96 में 6 आपके 6 शेड्यूल में बनते थे, लेकिन 13 में 3rd शेड्यूल में बनते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसके बारे में आप ध्यान दें। जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया, 6 से 6 शेड्यूल याद रखिए और 2013 में जो लास्ट में 3 है उससे 3rd शेड्यूल याद रखिए। ये आपको मैंने बता दिया। इसमें आपको और जानकारी और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या कहते हैं हम लोग? चार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्टर ऑफ द कंपनी। ये मेन डॉक्यूमेंट होता है। इसमें 5 क्लॉज होते हैं। आपको मैं बता दूं कि पहला होता है नेम क्लॉज, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, तीसरा होता है रेसिडेंट क्लॉज, आपका होता है लायबिलिटी क्लॉज और एक आपका होता है कैपिटल क्लॉज। ये 5 क्लॉजेज होते हैं जिसमें बारी डिस्कशन दिए होते हैं। प्रोस्पेक्टस जो होता है ये आपका इनविटेशन टू ऑफर होता है। क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या है दोस्तों? ये इनवाइट करते हैं हम शेयर होल्डर्स को ताकि वो हमारे शेयर में पैसा लगाएं। आजकल आप देख रहे हैं हाल ही में अभी जोमेटो ने IPO लॉन्च किया है। जोमेटो की IPO लॉन्च किया है यानी उन्होंने क्या किया होगा? इशू प्रोस्पेक्टस। ये इनविटेशन टू ऑफर है। दे कैन ऑल्सो रिजेक्ट, हैव राइट टू रिजेक्ट योर क्लेम ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स। आगे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिजनेस इज रिलेटेड टू। तो मैं आपको बता दूं जो बिजनेस है तो बिजनेस के अंडर आते हैं 2 चीज़ें। पहला इंडस्ट्री आता है और दूसरा कॉमर्स आता है। इंडस्ट्री के अंदर 3 इंडस्ट्री आती है आपकी। फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। इसके नीचे फिर आता है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो इस तरह आपका इंक्लूड होता है। तो बिजनेस में क्या इंक्लूड होगा? तो बिजनेस में इंडस्ट्री भी इंक्लूड हो रहा है, ट्रेड भी इंक्लूड हो रहा है और आपका क्या इंक्लूड हो रहा है? देखिए ट्रेड इंक्लूड हो गया और सर्विसेज भी इंक्लूड हो गए। तो सभी इंक्लूड हो गए ना। तो ये आपको चार्ट याद रखना है बिजनेस का। बिजनेस इज अ मोस्ट वाइड टर्म रादर देन इंडस्ट्री और ट्रेड। चलिए आपको मैं बता दिया मैंने। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड की जब बात करते हैं तो फेयोल साहब की याद आती है। फेयोल साहब ने क्या कहा था? बेटा फेयोल हूँ मैं, और फेयोल यानी 14 प्रिंसिपल याद रखना। तो 14 प्रिंसिपल्स को आप याद रखिए। 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं जल्दी से देख लेते हैं। डिवीज़न ऑफ वर्क है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, सबऑर्डिनेशन स्केल चेंज है, सबऑर्डिनेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट है आपका, इनिशिएटिव है, डिसिप्लिन है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन है आपका, स्पिरिट
डिकॉप्स है, स्पिरिट डिकॉप्स, जहाँ पे बोलते हैं आई वर्सेस वी। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स मैंने आपको बता दिए। हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ व्हाट, मैनेजमेंट बोला जाता है ना, फादर ऑफ मैनेजमेंट। इनको प्रिंसिपल मैनेजमेंट की पॉलिसी का दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या, सिंगुलर रेडिटी क्या करता है, सिंगुलर। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब कमांड एक ही व्यक्ति देगा, एक से अधिक व्यक्ति नहीं दे सकता। तो इसका आंसर होगा सुपीरियर। समझ में आया। सबऑर्डिनेट कई सारे हो सकते हैं, लेकिन कमांड देने वाला केवल एक होगा। अब बात करते हैं बजट की। बजट क्या होता है, बजट प्री एस्टिमेटेड होता है। प्री एस्टिमेशन का मतलब होता है पहले से कुछ निर्धारित कर लिए होते हैं हम लोग कि इतना ही खर्च करना है। तो ये बजट जो होता है वो प्लानिंग का पार्ट होता है और कंट्रोलिंग का भी पार्ट होता है। तो इसका आंसर दोनों है। बजट जो होगा प्लानिंग का भी पार्ट है और कंट्रोलिंग का भी पार्ट है। आप ये बताइए, ये आंसर ए और बी सही है या आपको क्या लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि बजट जो होता है प्लानिंग का पार्ट होता है, और आप उसको याद रखिए कि प्लानिंग के कई सारे टर्म्स हैं, आपको याद रखना है। जैसे पॉलिसी क्या होता है, स्ट्रेटजी क्या होता है, आपको प्रोग्राम क्या होता है, ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। अब काफ़ी पूछता है प्लानिंग के कितने फैक्टर्स हैं। इफ़को के बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में एक नई मिनिस्ट्री बनी है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, सहकारिता, जिसमें वो होम मिनिस्टर हमारे थे अमित शाह जी, वो अब बन गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के मिनिस्टर। अब उनको मिनिस्टर बना दिया गया और इन्होंने इफ़को के साथ टाई अप करके कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कैटेगरी में टॉप पे पहुंचाना चाहते हैं। तो ये आपका इफ़को जो है कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस में आता है। अब कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस सर क्या होता है, तो कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस 10 मेंबर्स मिनिमम मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी सर क्या है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है आपका कोऑपरेटिव एक्ट्स 1912 के तहत। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, मिनिमम 10 मेंबर्स चाहिए आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेस्ट एग्जांपल बताया जाए, मैं बताऊं आपको ताज्जुब होगा। अमूल जो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी ही था। इसको स्टैब्लिश किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन्होंने कहा इसका फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल का फुल फॉर्म यही है। तो आज अमूल सबसे टॉप कोऑपरेटिव सोसाइटी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरेटिव टर्म्स द स्कोप इज द वाइडेस्ट इन केस ऑफ। तो सबसे ज़्यादा कंपैरेटिव टर्म्स में यूज़ है, कंपैरेटिव टर्म्स में बिजनेस कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा नहीं, रैशनलाइजेशन का अलग चीज़ है, और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होगा नहीं। तो कंपैरेटिव टर्म में जो वाइडेस्ट है स्कोप में वो आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन है। आजकल जान रहे हैं कि अमेज़ोन आप की जो रिलायंस कंपनी है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन में लगातार अप्रोच कर रही है। टाटा ने अभी MG को खरीद लिया, अमलगमेशन हो गया। टाटा ने अभी हाल ही में बिग बास्केट को खरीद लिया। टाटा ने अभी हाल ही में फिटबिट को खरीद लिया। तो ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस को अपने एक्सपेंड कर रहे हैं और अपना एक्वायर करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्सेप्शन। इसका एक्सेप्शन नहीं है। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। कंसिडरेशन का मतलब होता है जो आपने बिना मतलब कि मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आपने मुझे बदले में कुछ दिया। समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग फॉर समथिंग,
जैसे ए ने बी को 100 रुपये दिए और बी ने उसके बदले चावल दिए, तो ये समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग इन रिटर्न इसको बोलते हैं। तो कौन सा एक्सेप्शन नहीं है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का? तो एजेंसी लिखा है, इसमें लिखा है एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एग्रीमेंट टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरली सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो मैं आपको बता दूं कि आपके इसमें पहला आंसर सही है। जब आप कंसिडरेशन के चैप्टर आपने पढ़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, फॉर एमकॉम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे 3 एक्सेप्शंस हैं। आपके टाइम बार्ड डेट्स हैं, आपके एग्रीमेंट हैं, आपका नेचुरल ऑफ अफेक्शन से जो होता है, और आपका पोस्ट वॉलंटरली सर्विसेज के लिए अगर आपने किया है तो उसके लिए कंसिडरेशन का आपका नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट वाला एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होता। तो इसका आंसर आपका ए है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब कंसिडरेशन चैप्टर कौन सा सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप बताएंगे? तो मैं आपको बता दूं 24 जो है आपका आता है कंसिडरेशन में। आगे चलते हैं। सेल बाय ऑक्शन प्राइस मे बी नोटिफाइड सब्जेक्ट टू। तो ये आपका ऑक्शन प्राइस है, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा उसमें कुछ क्लियरिटी नहीं है। इसमें होगा एनी प्राइस, ऑप्शन क्या होगा, एनी प्राइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि डॉक्यूमेंट इशूड बाय रेलवे रिसिप्ट कंपनी एक्नॉलेजिंग द रेलवे रिसिप्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज। तो आप जो भी रेलवे रिसिप्ट जिसको बोलते हैं, आपका रेलवे का रसीद मिलता है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप भेजेंगे रेल के द्वारा तो आपको मिलेगा रेलवे रिसिप्ट। तो इसका आंसर ये सीधा सीधा है। डॉक वारंट क्या होता है, जब शिप में लोडिंग होती है तो वहाँ पे डॉक वारंट दिया जाता है। बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, जब आप शिप पे अपने ट्रक्स को गुड्स को जब लोड कर देते हैं तो आपको लेडिंग का बिल मिलता है। तो ये है आपका। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कंसिडरेशन इन इंडिया में बी। तो कंसिडरेशन यहाँ पे आप जब डेफिनेशन पढ़ेंगे 2D में, तो कंसिडरेशन 3 प्रकार के होते हैं। पास्ट भी हो सकते हैं, प्रेजेंट भी हो सकते हैं और फ्यूचर भी हो सकते हैं। इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में 3 तरह के कंसिडरेशन होते हैं और आपका इसका डेफिनेशन दिया गया है 2D में। कहाँ दिया गया है? 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कब का है ये एक्ट? 1872 का। सोच लीजिए, अभी भी चल रहा है, इसको बोलते हैं ये। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। मैं आपको जो भी पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बताते हुए जाऊंगा। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक बटन दबाते जाएं। इन केस ऑफ अ ब्रीच ऑफ अ कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्रीव पार्टी। तो देखिए, जब ब्रीच कर देता है कंडीशंस का तो एग्रीव पार्टी क्या कर सकता है? एग्रीव पार्टी क्या करेगा भाई? आप सोचिए, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्रीच हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होगा? क्या करेगा? आप पैसे वापस मांग सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं ना। पैसे क्या कर सकते हैं? वापस कर सकते हैं। जो डैमेजेस होंगे आपके उसको क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। ही हैज़ टू पे द प्राइस तो होगा नहीं। कैन रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द गुड्स, ये भी होगा नहीं। कैन नॉट रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट गुड्स। तो आपका इसका आंसर होगा बी। आप क्या कर सकते हैं? डैमेजेस केवल क्लेम कर सकते हैं। जो भी इन केस ऑफ एक्सेस डिलीवरी बायर्स इज एज लिबर्टी टू। अब बताइए एक्सेस डिलीवरी क्या होता है? एक्सेस डिलीवरी का मतलब ज़्यादा माल पहुंचा दिए। जब ज़्यादा माल पहुंचा दिए, मांगा था आपसे 100 टन। कितना टन? 100 टन। आपने दे दिया 150 टन। उसके पास क्या क्या ऑप्शन है? एक तो माल को रिटर्न कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है पूरे माल को, या फिर कर सकता है पूरे माल को एक्सेप्ट कर सकता है, या क्या कर सकता है कुछ माल जो ऑर्डर माल है 100 टन वो रिजेक्ट करने की जगह एक्सेप्ट कर ले और 50 जो है वापस कर दे। तो ये भी है। तो इसमें आपका सभी ऑप्शन होगा। ये आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मिलेगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कहाँ मिलेगा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1960 में।
वो कोर्स टेक्स्ट में मिलेगा, वहाँ पे जाएंगे। सॉरी 1930 है ये, 1930 है भाई, सॉरी माई फॉल्ट, 1930। ओके, आपको मैंने बता दिया। अब लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग के आपको कॉन्सेप्ट मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कहता है बिजनेस हमेशा चलता रहेगा भाई, चलता रहेगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या करता है, आपको जो भी ये इसका आंसर देखिए विच इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट रिक्वायर्स द प्रैक्टिस ऑफ क्रेडिटिंग क्लोजिंग स्टॉक टू द ट्रेडिंग अकाउंट। तो यही बोलता है क्रेडिट करिए आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो इसका आंसर होगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन का अकाउंट क्या कहता है कि वॉट एवर सेल यू हैव मेड इट शुड बी रिकॉर्डेड वेदर इट इज कलेक्टेड और नॉट। तो रियलाइजेशन अकाउंट ये कहता है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है यू हैव टू मेंशन द सेल वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सपेंसेस को, सेम ईयर के एक्सपेंसेस को सेम ईयर के इनकम से आप इनकम से मैच करिए। तो ये कहता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ये आपके और कॉन्सेप्ट क्या है, ड्यूअल कॉन्सेप्ट है। ड्यूअल कॉन्सेप्ट क्या करता है, दो एंटिटी होंगी, आपके कैपिटल अकाउंट्स और ड्राइंग अकाउंट्स भी इसी से ओपन होते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया। आपको पता है ना 4 ठो कन्वेंशन भी है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ रूढ़िवादिता के सिद्धांत को क्या बोलते हैं, आप बताएंगे मुझे। वो है रूढ़िवादिता के सिद्धांत इसको बोलते हैं। और एक को और कौन सा कन्वेंशन है जिसका नाम, 3 ही कन्वेंशन है। चलिए आगे चलते हैं और आपको क्वेश्चंस नेक्स्ट अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए इससे। धन्यवाद।